आवाज अभी चेक करो, आ रहे आ रहे आवाज नहीं आ रहे? रुको, अब रुको एक मिनट। अभी आया आवाज? आ रहे? चलो, देखो, एक पढ़ लिए अबूझ मारिया, एक पढ़ लिए अपन बैगा। बैगा के बाद कौन सा जनजाति? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के बाद और कुछ पढ़े हो क्या? देखते हैं आगे इसी में। देखो, याद रखना, अगला विशेष पिछड़ी जनजाति आपकी बिरहोर जनजाति। कौन सा जनजाति? बिरहोर। बिरहोर। देखो, बिरहोर जनजाति में बिरहोर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है आपका वनचर। क्या होता है? वनचर। बीर मतलब जंगल, होर मतलब आदमी, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? वनचर। वनचर मतलब वन में विचरण करने वाला आदमी, इसी को क्या बोला गया? बिरहोर कहा गया। याद रखना, बिरहोर जनजाति का अगर आप निवास क्षेत्र देखोगे तो जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। कौन सा क्षेत्र? जसपुर रायगढ़ क्षेत्र। कौन सा जनजाति है ये? बिरहोर जनजाति। याद रखना, बिरहोर जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखाया है, द बिरहोर। कौन सा पुस्तक? द बिरहोर। और द बिरहोर पुस्तक लिखा है एस.सी. राय ने। किसने लिखा है? एस.सी. राय। तो देखो, बिरहोर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है वनचर, वन में रहने वाला, विचरण करने वाला आदमी, तो क्या बोला गया? बिरहोर कहा गया। याद रखना, बिरहोर जो है, ये जो जनजाति है, ये कौन से जिले में निवास कर रही है? जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र। तो देखो, ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, बिरहोर जनजाति का निवास क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में है कि सरगुजा क्षेत्र में है? सरगुजा क्षेत्र। याद रखना, बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर पुस्तक किसने लिखा है आपका? एस.सी. राय। किसने लिखा है? एस.सी. राय। याद रखना, बिरहोर जनजाति का युवा गृह, अबूझ मारिया जनजाति का युवा गृह क्या था आपका? कोसी घोटुल। इस जनजाति का युवा गृह है आपका गीतुओना। कौन सा है? गीतुओना। तो याद रखना, ये जो जनजाति है, इसका युवा गृह कौन सा है? गीतुओना। याद रखना, इनका प्रमुख देवता है सूर्य देवता। प्रमुख देवता कौन सा देवता है इनका? सूर्य देवता है। कौन से जनजाति का? आपका बिरहोर। याद रखना, विशेष पिछड़ी जनजाति में आप देखते हो सबसे ज्यादा जनसंख्या है बैगा जनजाति। बिरहोर जनजाति तो याद रखना कि आपकी विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे कम लिटरेसी रेट है। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। तो याद रखना, सबसे कम साक्षरता दर या लिटरेसी रेट विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति का है आपका? बिरहोर। कंप्लीट। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है वनचर। बिरहोर जो जनजाति है, इसके बारे में याद रखना, इनका युवा गृह है गीतुओना। युवा गृह है। अगला याद रखना, इनके ऊपर कौन सा पुस्तक लिखाया है? द बिरहोर। और किसने लिखा है? एस.सी. राय। अगला, बिरहोर जो जनजाति, इनका प्रमुख देवता कौन सा है? सूर्य देवता। बिरहोर जो जनजाति है, इसका सबसे कम क्या है? लिटरेसी रेट है। नोट करो, बिरहोर जनजाति छोटा सा है, काफी लोग खुश है। चलो, बिरहोर जनजाति। निवास क्षेत्र जसपुर और रायगढ़। निवास क्षेत्र जसपुर रायगढ़। पुस्तक 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 द बिरहोर। द बिरहोर। शाब्दिक अर्थ वनचर। शाब्दिक अर्थ वनचर। युवा गृह गीतुओना। युवा गृह है गीतुओना। प्रमुख देवता सूर्य देवता। अगला, विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम साक्षरता दर है। विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम साक्षरता दर है।
विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम साक्षरता दर कौन सी जनजाति? बिरहोर। अगला देखते हैं इसी में और आगे आपका जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में कमार जनजाति। कौन सा? कमार। सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा। पर सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार। कौन सा जनजाति? कमार। तो देखते हैं इसी में आगे कमार जनजाति के बारे में। ये जो कमार जनजाति है, सबसे पहला हम देखते हैं इसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, कमार जनजाति का निवास जो क्षेत्र है ये है गरियाबंद जिला। कौन सा जिला? गरियाबंद। और याद रखना आंशिक रूप से हल्का सा धमतरी जिले में भी पाई जाती है। तो याद रखना आंशिक रूप से कौन से जिले में है आपका? और धमतरी जिला। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास कर रही है आपकी? गरियाबंद जिला। याद रखना कमार जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखाया है। बिरहोर जनजाति के ऊपर कौन सा पुस्तक लिखाया है? द बिरहोर। और कमार जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखाया है द कमार। याद रखना इस पुस्तक को लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे। तो याद रखना इनका आप देखते हो कि इसके ऊपर द कमार पुस्तक श्यामाचरण दुबे। अगला याद रखना कमार जनजाति में आप देखते हो पहाड़ी कोरवा जनजाति में उनकी पंचायत का क्या नाम था आपका? मयारी। इनके में पंचायत जो प्रमुख होता है, जैसे आप देखते हो आपका कि जेठ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कुरा ससुर। उसी तरीके से कमार जो जनजाति है इसमें पंचायत जो प्रमुख है इसको कुरा ससुर को कुरहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुरहा। तो याद रखना जो कमार जनजाति है इसमें पंचायत प्रमुख को क्या बोला जाता है? कुरहा। ये जो जनजाति है इनका कार्य क्या है? तो ये जो जनजाति इनका कार्य है आपका बांस शिल्प। बांस शिल्प, टुकनी उकनी सुपा उपा ये सब जो बनाते हैं ना, कौन सी जनजाति है? कमार। तो याद रखना बांस शिल्प बहुत सारी जनजातियां करती है, आगे आप पढ़ते जाओगे, लेकिन कमार जनजाति भी क्या करती है आपकी? बांस शिल्प करती है। समझ में आ गया? चल खड़े हो। द बिरहोर पुस्तक किसका है? एस.सी. राय। अच्छा, इनका युवा गृह क्या है? बिरहोर जनजाति गीतू होना। अच्छा, इसके बाद अगला बताओ इनका प्रमुख देवता कौन है? सूर्य देवता। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? वनचर। कमार जनजाति के ऊपर द कमार पुस्तक किसने लिखा है? शंकर लाल। कौन? तुम बताओ तो कौन है? श्यामा कौन? श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे। इनका कार्य क्या है? बांस शिल्प। बांस शिल्प। तुम बताओ तो जो कमार जनजाति है इसमें जो है पंचायत प्रमुख को क्या बोला जाता है? कुरहा। क्या बोलते हैं? कुरहा बोलते हैं। चलो इसी में देखते हैं और आगे हम लोग। तो ये जो कमार जनजाति है इसके बारे में याद रखना है सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति, गोदना गोदवाने वाली जनजाति। तो सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है आपकी? कमार। सब साइड मार मार गोदना। कौन सा जनजाति है? कमार। और प्री बोलेगा तो बैगा। चलो याद रखना है जो कमार जनजाति है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। तो कमार जनजाति कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक जो कमार जनजाति है याद रखना इन लोग बंदर मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? बंदर मांस खाते हैं। सुबह सुबह खाने पीने के नाम सुनते एकदम लालच आ गया था। तो याद रखना एक जो कमार जनजाति है ये क्या खाती है? बंदर मांस खाती है। और एक कमार जनजाति ऐसी है जो बंदर मांस नहीं खाती है। समझ आ जाए? खबू देखो, तो याद रखना एक जो कमार जनजाति है बंदर मांस खाते हैं, मतलब इसको मार के खाते हैं, इसको मकाड़िया कहा जाता है। तो याद रखना कमार जनजाति में वो लोग जो बंदर मांस खाते हैं इसको मकाड़िया, और जो बंदर मांस नहीं खाते हैं इसको बुधर जियाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुधर जियाय। जी रहे बंदर नहीं खाए हैं तो बंदर मांस खाते मार के खाते हैं तो मकाड़िया,
और नहीं मारे हैं जी रहे तो बुधर जी आए बोलते हैं। कौन सी जनजाति है? कमार। दो टाइप का है, बंदर मांस खाते हैं वो मकारिया, नहीं खाते हैं वो बुधर जी आए। पंचायत प्रमुख है कुरहा। द कमार पुस्तक लिखा है श्यामाचरण दुबे। द बिरहोर पुस्तक है एस.सी. राय। द अबूझ मारिया पुस्तक है टी.बी. नायक। टी.बी. ट्राइबल इकोनॉमी दया शंकर नाग। और द बैगास किसका है? आपका वेरियर एल्विन। किसका है? वेरियर एल्विन का है। चलो इसी में देखते हैं और आगे हम लोग कि अभी तक हमने देखा इनके पंचायत प्रमुख का नाम क्या है? आपका कुरहा। देखो अगला देखते हैं इसी में और आगे हम लोग। याद रखना बंदर मांस खाते हैं मकारिया, नहीं खाते हैं बुधर जिया। इनमें देखोगे बंदर मांस खाते हैं। अब मान लो इन लोग घोड़ा उड़ा तो देख डाले और घोड़ा वहीं पास था और घोड़ा ने कहा जरा जरा टच मी टच मी टच मी, तब भी घोड़ा को नहीं छूना है। कौन सी जनजाति? कमार। क्यों? क्योंकि इतनी मान्यता है कि घोड़ा छूना अशुभ माना जाता है। बता बंदर खाते नहीं लगता है। तो याद रखना कौन सी जनजाति है जिसमें घोड़ा छूना निषेध है? आपका कमार जनजाति। समझ आ गया? तो याद रखना ये जो जनजाति है इसमें घोड़ा छूना क्या है? मना है। घोड़ा छूना मना है। समझ आ गया? अगला याद रखना ये कमार जनजाति ऐसी है, मान लो किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो उस घर को त्याग देते हैं और दूसरा घर बनाकर रहते हैं। तो याद रखना ये जनजाति ऐसी है अगर घर में किसी की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए तो इस घर को त्याग देते हैं और नया घर बनाकर रहते हैं। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति के लोग। समझ में आ गए? याद रखना अब इसी में देखते हैं इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति है? कमार। तो याद रखना जैसे मच्छर वच्छर दिखा या तो ये अच्छा काम किया तो आप लोग क्या बजाते हो? ताली। तो याद रखना है जो जनजाति है ये कौन सा नृत्य करती है? तो याद रखना तेर ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेर ताली नृत्य। कैसे याद रखोगे? ताली मार कमार, ऐसे ऑप्शन से पकड़ा जाएगा ना। तो मान लो पूछ दिया तेर ताली नृत्य कौन सी जनजाति करती, भुला गए, तो ऐसे याद रखना ना ताली मार को कौन सा जनजाति? कमार जनजाति। कौन सा नृत्य करती है? तेर ताली नृत्य। समझ आया? चलो अगला हम देखते हैं। अब लास्ट आ गया इनके प्रमुख देवता। देखो याद रखना इन लोग अपना पूर्वज के रूप में पूछते हैं। पूर्वज गाता डूमा को। किसको? गाता डूमा। तो याद रखना इन लोग अपना पूर्वज किसको मानते हैं? गाता डूमा। गाता डूमा बोलो को गाता डूमा। याद रखना कमार जनजाति के लोग अपने कमारों के राजा के रूप में पूछते हैं। इनका पूर्वज किसको मानते हैं इन लोग? गाता डूमा। आप कभी समृद्धि मार्केट गए हो सब्जी वब्जी लेने के लिए? तो पूरा घर का सब्जी ले लेती होगी। देखो सब्जी लेने आती बेचने आती है। तो देखो समृद्धि मार्केट जब जाओगे तो वहीं पास आगे जाओगे तो शादी वादी होता है, गोड़ लोग का भवन है गोंडवाना भवन वो दे। और गोंडवाना भवन जब जाओगे तो वहीं पास बड़ा सा देखना है परिसर लिखा है कंचना दुर्वा परिषद। जमा देखे हो? नहीं देखे हो क्या? तो याद रखना वहीं पास आप जाओगे तो आपको एक परिसर दिखेगा कंचना धुरवा परिसर। सौरभ सर की वाइफ कंचन, ठीक है। तो कंचना धुरवा परिसर, कंचना धुरवा। तो याद रखना कमारों के राजा थे तो कमार लोग अपने राजा के रूप में पूछते हैं किसको? आपके कंचना धुरवा। कंचना धुरवा। और याद रखना अपना पूर्वज किसको मानते हैं? गाता डूमा। याद रखना कमार जनजाति का प्रमुख देवता है आपका वामन देव। कौन सा देव? वामन देव। तो याद रखना कमार जनजाति का प्रमुख देवता कौन माना जाता है? आपका वामन देव। ब्राह्मण देव नहीं, वामन देव। इसको इन लोग बकरा और मुर्गे का बलि देते हैं। बकरा और मुर्गा का बलि किसको देते हैं? आपका वामन देव। तो देखो प्रमुख देवता देखो, आदमी लोग बलि भी उसको देते हैं जिसको खा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखते हो पूर्वज है गाता डूमा। गाता डूमा कमारों के राजा के रूप में पूछते हैं कंचना धुरवा। अगला याद रखना कि इन लोगों का प्रमुख देवता है वामन देव, जिसमें इन लोग बकरा और किसका बलि देते हैं? मुर्गे का बलि। याद रखना इसी में और आगे आप लोग कि इन्हीं का
आप देखते हो एक और देवी की इन लोग पूजा करते हैं, हिंगलाजिन देवी। कौन सी देवी की पूजा करते हैं? हिंगलाजिन देवी। इसको इन लोग खैरा बकरा भेंट करते हैं। इसमें भी मतलब किसका बलि दिया जाता है? बकरा या बकरी का बलि। कौन सी देवी में आपकी? हिंगलाजिन देवी। और लास्ट याद रखना, इन लोग पूजा करते हैं भीमा देव। कौन सा देव? भीमा देव। और इनकी मान्यता है कि ये भीमा देव इनका सरई वृक्ष या साल वृक्ष में निवास करता है। जैसे बैगा जो जनजाति है, इनका बूढ़ा देव किस में निवास करता है? साल या सरई। तो देखो एक बात, दिमाग को छिदिर बिदिर नहीं करना है। इनका पूर्वज है गाता डूमा। इनके राजा के रूप में पूछते हैं कंचना धुरवा। प्रमुख देवता है वामन देव। बकरा भेंट करते हैं हिंगलाजिन देवी। और भीमा देव किस में निवास करते हैं? सरई। किस में निवास करते हैं? सरई के वृक्ष में। समझ आ गया? चल तू बता मेरे को, इनका प्रमुख देवता कौन है? वामन देव। अच्छा, इन लोग अपने राजा के रूप में पूछते हैं कंचना धुरवा। अच्छा, एक जो है जिसको कोई देवी की भी पूजा करते हैं, हिंगलाजिन देवी। और साल या सरई वृक्ष में निवास करता है। साल या सरई वृक्ष में निवास करता है। तुम बताओ तो जी, तुम। भीमा देव। कौन सा देव? भीमा। बगल। तुम बताओ कि इन लोग अपना पूर्वज किसको मानते हैं? पूर्वज गाता डूमा। किसको मानते हैं? गाता डूमा को। पीछे दोनों व्हाइट शर्ट, हाँ पीछे बताओ कि इनका नृत्य कौन सा है? कमार जनजाति का। क्या मारोगे ऐसे? ताली। तेर ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेर ताल। इनका पंचायत प्रमुख क्या है आपका? कुरहा। बंदर मांस खाते हैं मकारिया, नहीं खाते वो बुधर जिया है। समझ आ गया? द कमार पुस्तक लिखा है श्यामा चरण दुबे। गोदना प्रिय जनजाति बैगा, पर गोदना गोदवाने वाली सबसे ज्यादा कमार जनजाति। समझ में आ गया? द बिरहोर पुस्तक है एसी राय। याद रखना, बिरहोर जनजाति का युवा गृह कौन सा है आपका? गीतुओना। और प्रमुख देवता है सूर्य देवता। सारे विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे कम लिटरेसी रेट बिरहोर जनजाति का है। नोट करो, कमार जनजाति। कमार। निवास क्षेत्र गरियाबंद, आंशिक रूप से धमतरी। क्या आंशिक? मतलब आपका कम मात्रा में, हल्का सा। आंशिक रूप से धमतरी जिले में है। पुस्तक द कमार। पुस्तक द कमार किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे। पुस्तक द कमार किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे। पुस्तक द कमार किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे। पंचायत प्रमुख है कुरहा। कार्य है बांस शिल्प। कार्य है बांस शिल्प। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। हो गया? आगे दो भाग में बांटो। बंदर मांस खाते हैं और नहीं खाते हैं। बंदर मांस खाते हैं वो मकाड़िया, और जो नहीं खाते हैं वो बुधर जियाए। जो बंदर मांस खाते हैं वो मकाड़िया, और नहीं खाते हैं वो बुधर जियाए। बुधर जियाए नहीं खाते हैं। घोड़ा छूना इनके में मना है, अशुभ माना जाता है, नहीं छूना है बिल्कुल भी। घोड़ा छूना मना है। घोड़ा छूना मना है। घोड़ा छूना मना है इनके में। घोड़ा छूना इनके में क्या है? मना है। घोड़ा छूना मना है। कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने पर
कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने पर, कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर देते हैं, उस घर का त्याग कर देते हैं तथा तथा नया घर बनाकर रहने लगते हैं, तथा नया घर बनाकर रहने लगते हैं, तथा नया घर बनाकर रहने लगते हैं। अगला, कार्य बांस शिल्प हो गया। नृत्य कौन सा लिख लिए? तेर ताली हो गया। अगला, देवता। पूर्वज किसको मानते हैं? गाता डूमा। अपना पूर्वज किसको मानते हैं? गाता डूमा, गाता डूमा। कमारों के राजा, कमारों के राजा कंचना धुरवा, कमारों के राजा कंचना धुरवा, कमारों के राजा कंचना धुरवा। प्रमुख देवता वामन देव, प्रमुख देवता वामन देव, प्रमुख देवता वामन देव, जिसको बकरा और मुर्गा भेंट करते हैं इन लोग। अगला, हिंगलाजिन देवी तो भी बकरा भेंट करते हैं, खैरा बकरा, बकरा। भीमा देव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? सरई लकड़ी। हो गया। चलो, भीमा देव साल या सरई लकड़ी में निवास करते हैं। देखते हैं आगे। देखो, तो आपने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति पढ़ा है। पहला अबूझमाड़िया कंप्लीट, बैगा कंप्लीट, इसके बाद पहाड़ी कोरवा कंप्लीट, इसके बाद बिरहोर और कमार। अब हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति, एक है भुंजिया और दूसरा है पंडो। पंडो का निवास क्षेत्र सरगुजा और भुंजिया का निवास क्षेत्र है गरियाबंद। देखते हैं हम भुंजिया जनजाति के बारे में, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। कौन सी? भुंजिया जनजाति के लोग। तो देखते हैं भुंजिया जनजाति के बारे में। याद रखना, भुंजिया जनजाति, भुंजिया जनजाति के लोग बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन लोग बताते हैं कि एक समय था जब आप देखते हो, जमहा मत तो तू, क्या नाम है, हिरवानी जी, हाँ। एक समय में शिव और पार्वती जो है ये छत्तीसगढ़ आए थे और शिव जी जो है ये ध्यान मग्न हो गए। अब पार्वती माता में का करो दई का करो, ये तो हम बैठ गए साधना में। अब टाइम पास करे पर क्या करती है वो? 2 ठो मस्त पुतरा और एक पुत्री बनाती है। पुतरा और पुतरी जान रहे, जैसे तुम लोग डॉल करके खेलते थे जी बचपने में, बेबी डॉल करके। तो याद रखना कि इधर शिव जी एकदम ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और इधर जो पार्वती माता है वो क्या बनाती है? तो पुतरा और दूसरा पुतरी। होता है कि इधर जो है पार्वती माता पुत्रा पुत्री बनाई, थोड़ा देर खेली और थोड़ा देर के लिए दूर चले गई कहीं। और इसी दौरान होता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, ठीक, और शिव जी के तीसरा नेत्र खुलने से वो पुत्रा और पुत्री पूरा भुंजा गए। बाद में जब पार्वती माता आई, वाते मोर पूरा पुत्रा और पुत्री जला दे, चले जिंदा कर। तो अब फिर से लाएला, तो शिव जी जो है अब क्या करे? अब पार्वती माता बोल रही है, वाह मैं कैसे ठीक कर दूं पुत्रा और पुत्री, फिर से कैसे ला दूं? अब शिव जी जो है, ये पार्वती माता जो है, नारी शक्ति के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। और शिव जी ने उस पुत्रा और पुत्री जो भुंजा गया था, इसी को जिंदा कर दिया और बाद में इसी पुत्रा और पुत्री की संतानें ही क्या कहलाई? भुंजिया कहलाई। ये इनकी मान्यता है। तो भुंजा गए, इसी कारण इन्हीं की संतानें क्या कहलाई? भुंजिया कहलाई। तो भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुआ है समझ आ रहा है? क्या गुरु टाइम पास करते हो आप? ऐसे नहीं, अब भाई जो बुक में है वो तो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई समझ में आ गया। अगला देखते हैं, भुंजिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? आपका गरियाबंद। निवास क्षेत्र कौन सा है? गरियाबंद। देखो, अगला याद रखना, भुंजिया जो जनजाति इनका रसोई घर है। ये एसीएफ एग्जाम में पूछा था रसोई घर, कई लोग इसको गलत मारे थे। पूछा गया प्रश्न था आपका, लाल बंगला क्या है?
क्या? लाल बंगला। तो इनके रसोई घर का नाम है आपका लाल बंगला। क्या नाम है? लाल बंगला। कई लोग बोले वाह पीएससी पूरा मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक, बंगाला तो बंगला लिख दिया है, और कई लोग एक टमाटर का प्रकार मार के आए थे। तो याद रखना रसोई घर क्या है इनका? लाल बंगला। क्यों रसोई घर लाल बंगला है? तो याद रखना इन लोग बोलते हैं कि एक समय था जब आप देखते हो वनवास में कौन कौन आए थे, राम सीता और लक्ष्मण। याद करो वही राम भगवान बाइक चला रहे, बीच में सीता माता और लक्ष्मण जी ऐसे वाला, 3 लोग आए थे। अब होता है कि राम भगवान जो है जो निकल गए, याद करो हिरन वाला कहानी। इसके बाद लक्ष्मण जी ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, और सीता माता कहाँ रहती है? अंदर में। क्योंकि कोई भी आदमी आए तो सीता जी तो नुकसान ना पहुंचाए, लक्ष्मण रेखा। सेम उसी तरीके से क्या होता है आपका कि इन लोगों में मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी राम के पास गए थे लक्ष्मण रेखा खींचकर, तो ये भुंजिया जनजाति के लोग भी लाल रंग का अपना रसोई घर में लाइन खींचकर इन लोग भी साथ में गए थे, और अपने रसोई घर को कौन से रंग में पोतते हैं? लाल। रसोई यानी किचन में कौन लोग रहती है? महिलाएं। यानी लाल रंग से इन लोग रेखा बनाए कि हमारी महिलाएं क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसी कारण आप देखते हो कि इनके रसोई घर का नाम क्या है आपका? लाल बंगला है। और आज भी भुंजिया जनजाति में इनके रसोई घर को कौन से रंग में पोता जाता है? लाल रंग। देख लो आप लोग, रसोई घर कौन सा जनजाति? भुंजिया जनजाति, लाल बंगला। ए दे, देख रहे हैं? नहीं खुला क्या? फुकवाना पड़ेगा क्या? स्लो हो गया है। चलो देखते हैं। ये देखो भुंजिया जनजाति का क्या है? ये लाल बंगला है। दिख रहा है? कौन से रंग में पोताया है? ये लाल रंग। मान लो बुलाग है, कौन सी जनजाति का रसोई घर लाल रंग का होता है? तो ऐसे देखो, कभी भी देखे होगे तो किसी घर में चिकन विकन ये सब बनता है, क्या बोलते हैं उसको? मछली वछली बोलते हैं ना, लाल ते हुआ ले भूंजवे। तो याद रखना ये लाल ते हुआ तक भूंजते हैं। तो लाल बंगला कौन सी जनजाति का है? भुंजिया जनजाति। तो मेरे को नाम लेवाते भी पाप करवा देते हो। मैं खाने वाला आदमी नहीं हूँ, एक तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो बताया हूँ कि अगर किसी घर बन भी गया तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। समझ आ गए? तो इसी कारण मैं कभी तुम्हारे घर आया तो सर व्यवस्था है चिकन विकन, ऐसे मत बोलना भाई, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। इधर देखो निवास क्षेत्र इनका क्या है? गरियाबंद। रसोई घर का इनका क्या नाम है? लाल बंगला है। समझ में आ गया? याद रखना ये जो जनजाति है भुंजिया जनजाति के लोग, इनकी जो विवाहित महिलाएं होती है, विवाहित महिला मतलब समझ गए, शादीशुदा ऐसे रजिस्टर्ड ऐसे सिंदूर लगाए रहते हैं ना वैसी लोग। तो याद रखना वैसी तो जानोगे ना, इसको नहीं देखना है करके कैसे जानोगे? जो ऐसे सिंदूर लगाई भाई मतलब ये पहले से रजिस्टर्ड है। तो देखो याद रखना भुंजिया जो जनजाति इनमें विवाहित जो महिलाएं हैं, तो इन लोग जो सफेद कलर का कपड़ा पहने हैं वैसी उन लोग सफेद साड़ी पहनते हैं। हमारे में देखो विधवा लोग पहनते हैं, और भुंजिया जनजाति में विवाहित महिलाएं क्या पहनती है? सफेद साड़ी। तो याद रखना एग्जाम में पूछ चुका है, कौन सी जनजाति की महिलाएं, विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? आपकी भुंजिया जनजाति सफेद साड़ी पहनती है। रसोई घर का इनका नाम क्या है? लाल बंगला। अगला इसी में देखते हैं और आगे। तेरा क्या नाम है? प्राची। अब मान लो हुआ है कि प्राची जो है ये भुंजिया जनजाति के लोगों के पास गई और बोली थी मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, एकदम हाथ गोड़ पिरा रहा है। कौन सी जनजाति? तो भुंजिया जनजाति। तो इसको बोलेंगे चल तू बैठ, फसकरात बैठेगी। उसके बाद उधर से हंसिया वसिया गर्म करके लाएंगे और सीधा भूंज देते हैं। तो याद रखना भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे से करते हैं। तो याद रखना पूछ दिया जाएगा कौन सी जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे से करते हैं? तो भाई ऐसे भूंज देंगे ना, तो कौन सी जनजाति के लोग? भुंजिया जनजाति के लोग। ए तई मम्मी ऐसे बोली थी। तो याद रखना इन लोग रोग का इलाज किससे करते हैं? आपके तपते लोहे, तपते लोहे से करते हैं, भूंज देते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? भुंजिया। समझ आ गए? कई लोग भुंजिया सेव चखना नहीं समझ रहे हो, 90 रुपए वाला। तो देखो याद रखना आपका इसी में और आगे कौन सा जनजाति? भुंजिया। निवास क्षेत्र है गरियाबंद, रसोई घर है लाल बंगल, विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहन रही है, और इसी में और कुछ बताया हूं अब बीच। हाँ, तपते लोहे से इलाज करते हैं। अगला
अच्छा, एक और बताया था, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग जो ऐसे आंख से दाग कर निशान बनाते, दरहा, क्या बोलते हैं? देखो, अब इनके में शादी वादी का देखो, याद रखना भुंजिया जनजाति में क्या होता है कि भुंजिया जनजाति में किसी भी लड़की का विवाह करना है। क्या करना है? विवाह। तो देखते हैं लड़की का विवाह का प्रक्रिया क्या है इनमें। तो याद रखना, किसी भी लड़की का विवाह करना है भुंजिया जनजाति में, तो लड़की का प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व, प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व ही इसका कांड विवाह किया जाता है। कौन सा विवाह? कांड विवाह। कांड मतलब आप देखते हो बाण से विवाह। तो याद रखना कि आपका प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व ही इसका क्या करा दिया जाता है? कांड विवाह कराया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर कांड विवाह नहीं हुआ है और मासिक धर्म आ गया और बाद में विवाह करना है आपको, तो याद रखना उस समय आप देखते हो इनका हल्दी चढ़ाकर विवाह नहीं होता, बल्कि चूड़ी पहनाकर ले जाते हैं। तो याद रखना, इसमें आप देखते हो कि कौन सी जनजाति है ये आपकी? भुंजिया, जिसमें प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व क्या कराया जाता है? आपका कांड विवाह। अगर मासिक धर्म आ जाता है तो कन्या का हल्दी विवाह नहीं होता, बल्कि इसको चूड़ी पहनाकर ले जाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? चूड़ी विवाह। इसमें हल्दी विवाह होगा क्या? नहीं होगा। याद रखना आपका इसी में। और बैगा विकास अभिकरण कहाँ है? आपका कबीर धाम। आप देख रहे हो भुंजिया विकास अभिकरण कहाँ रहेगा? गरियाबंद। तो कहाँ पाई जा रही है? गरियाबंद। अबूझमाड़ विकास अभिकरण कहाँ है आपका? नारायणपुर। नोट करो, भुंजिया जनजाति, कितना मस्त मस्त जनजाति है भुंजिया। लिखो भुंजिया जनजाति। निवास क्षेत्र है गरियाबंद। निवास क्षेत्र है गरियाबंद। निवास क्षेत्र है गरियाबंद। रसोई घर का नाम है इनका लाल बंगला। रसोई घर का इनका नाम है लाल बंगला। रोग का इलाज तपते लोहे से करते हैं भुंजिया जनजाति के लोग। रोग का इलाज तपते लोहे से। रोग का इलाज तपते लोहे से करते हैं। विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है। विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है। विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है। भुंजिया बालिकाओं में, भुंजिया बालिकाओं में, भुंजिया बालिकाओं में, भुंजिया बालिकाओं में प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व, प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व, भुंजिया बालिकाओं में प्रथम मासिक धर्म आने के पूर्व कांड विवाह किया जाता है। कांड विवाह किया जाता है। कांड विवाह किया जाना अनिवार्य है। लिख लो, कांड विवाह किया जाना अनिवार्य है। कांड विवाह किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी बालिका का, यदि किसी बालिका का, यदि किसी बालिका का कांड विवाह के पूर्व, यदि किसी बालिका का कांड विवाह के पूर्व ही, कांड विवाह के पूर्व ही मासिक धर्म आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तो कन्या का हल्दी विवाह नहीं होता। कन्या का हल्दी विवाह नहीं होता। कन्या का हल्दी विवाह नहीं होता, बल्कि चूड़ी विवाह होता है। बल्कि चूड़ी विवाह होता है। भुंजिया विकास अभिकरण है गरियाबंद। चूड़ी विवाह होता है। भुंजिया विकास अभिकरण है आपका कहाँ पे? गरियाबंद। गरियाबंद। भुंजिया विकास अभिकरण कहाँ है? गरियाबंद। देखो अगला लास्ट विशेष पिछड़ी जनजाति है आपका पंडो जनजाति। कौन सा? पंडो।
पंडो जनजाति, पंडो जनजाति। देखो पंडो जनजाति के बारे में याद रखना है, जो पंडो जनजाति है, कुछ डाउट है? हाँ 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 हाँ, किसमें? अच्छा, वो जनजाति सलाहकार परिषद। हाँ देखो बता रहा हूँ, वो ये इन लोग के लिए एडवांस हो जाए। जनजाति सलाहकार परिषद हर एक राज्य में होता है जनजातियों के विकास के लिए। ये जो ट्रिब्यूनल वगैरह बनता है, इसी में सलाह देता है कि जनजातियों का विकास कैसे किया जाए। जैसे अबूझ माड़िया जनजाति, इनका विकास कैसे किया जाए, ये सब के लिए आप देखते हो सलाह देने का काम करता है कौन? जनजाति सलाहकार परिषद, और उसी के आधार पर इनके विकास के लिए योजनाएं बनती है। देखो अगला हम देखते हैं कौन सी जनजाति? पंडो। पंडो जो जनजाति है, याद रखना, पंडो जनजाति का निवास क्षेत्र है कौन सा? सरगुजा। कौन सा क्षेत्र? सरगुजा, मतलब पूरा बेल्ट, सरगुजा, सूरजपुर, ऐसे। तो याद रखना, इन लोग अपना वंशज मानते हैं पांडवों को। इन लोग अपना वंशज किसको मानते हैं? पांडवों को मानते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? पंडो। और याद रखना, पंडो विकास अभिकरण है आपका सूरजपुर में। पंडो विकास अभिकरण कहाँ पड़ता है आपका? सूरजपुर। पंडो विकास अभिकरण कहाँ है? सूरजपुर। अपना पूर्वज किसको मानते हैं इन लोग? पांडव। देखो याद रखना, पंडो जनजाति के लोग विवाह करते हैं, और इस विवाह का नाम है बरोखी विवाह। कौन सा विवाह? बरोखी। बैगा जनजाति में याद करो आप लोग, स्त्री पुनर्विवाह तो क्या बोले थे? खड़ौनी। कौन सा विवाह? खड़ौनी। पेद्दा कृषि कौन लोग करते हैं? अबूझ माड़िया। देखो आगे आओ, देवार कृषि कौन लोग करते हैं? बैगा। बरोखी विवाह क्या है? पंडो जनजाति में आप देखते हो, वर और वधु के पास अगर पैसा कम है तो इन लोग क्या करते हैं कि वर और वधु एक दूसरे को अंगूठी यानी मुंदरी पहनाकर ही क्या कर लेते हैं? विवाह। इसी को क्या बोला जाता है? बरोखी। हमारे में आप देखते हो मुंदरी पहनाते सगाई होता है, लेकिन इनके में क्या होता है? अगर पैसे की कमी है तो मुंदरी यानी अंगूठी पहनाकर ही क्या कर दिया जाता है? विवाह। इसी को क्या कहा जाता है? बरोखी विवाह। समझ आ गया? ये सब जब मैं पढ़ाता हूं तो लगता है कि मैं अपने उम्र में काफी पीछे हूं। समझ आ गया? कौन सा विवाह है? बरोखी। मेरे से अच्छा तो गोविंद है, जो काफी मेरे अपने उम्र में कई अच्छे काम कर चुका है। तो देखो पंडो जनजाति, पंडो लिखो, जल लिखो तुम लोग, पंडो, पंडो जनजाति। निवास क्षेत्र सरगुजा, निवास क्षेत्र है सरगुजा। पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। पंडो विकास अभिकरण है सूरजपुर। हो गया। बरोखी विवाह अंगूठी पहनाकर करते हैं वर और वधु। कौन सा विवाह? बरोखी। कौन सी जनजाति के लोग हैं? पंडो जनजाति, पंडो जनजाति। हो गया। अब विशेष पिछड़ी जनजाति अपना क्या होता है? कंप्लीट। 42 में से 7 माइनस कर दो, अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ कुछ जनजाति ऐसा है जो बड़ा है, जैसे गोंड जनजाति हो गया, आपका मुड़िया जनजाति है, माड़िया है, ये सब आपको धीरे धीरे करके पढ़ते जाना है। देखो एक साथ में क्या होता है? बोझिल हो जाता है। गोंड जनजाति थोड़ा बड़ा है, इसको हम कल पढ़ेंगे। गोंड जनजाति की ही उपजाति है आपकी, देखते हो हलवा जनजाति। तो हम देखते हैं सबसे पहले आज कौन से जनजाति के बारे में? हलवा जनजाति। हलवा, हलवा जनजाति। हाँ हो गया। चलो देखते हैं आगे कौन सा जनजाति? हलवा। कितने यहाँ पर ऐसे हैं जो हलवा लोग हैं? हाथ उठाओ तो। नहीं है? अच्छा 2-3 लोग ही हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन सी जनजाति के बारे में? हलवा।
तुम बताओ जी, हलवा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है? जैसे हुआ है वैसे हुआ है। हलवा क्यों बोलते हैं तुम लोग को? तुम बताओ तो, हलवा जनजाति तो हलवा क्यों कहा जाता है, पता है? हाँ, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। तो आज के डेट में आप देखते हो जनजातियां जो है, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये आदिम जो जनजातियां थी जिसको हम पढ़ रहे हैं, आज के डेट में पे आप देखते हो कि सारी जनजातियां सभ्य समाज के संपर्क में आकर आज आप देखते हो इनके साथ एक संकट उत्पन्न हो रहा है, पहचान का संकट। आप जैसे कभी भी जनजाति का फोटो देखोगे तो देखना कपड़ा वपड़ा थोड़ा देख के ही लगता है, बताना नहीं पड़ता हाँ ये जनजातियों का फोटो है, जंगल में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हो आज सबसे बड़ी समस्या जनजातियों में देखने को मिलती है, वो क्या है? पहचान का संकट। आप देखते हो कि आप मेन जब पढ़ोगे तो इसी में आता है पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण का मतलब होता है, पर मतलब दूसरा, और संस्कृति दूसरों की संस्कृति तो अपना लेना ही क्या कहलाता है? पर संस्कृतिकरण। भारतीय संस्कृति में आप देखना एक चीज कि हम दूसरे को कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि हमारे में ही पहले आप देखते हो, जैसे मान लो किसी का शादी हुआ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 7वां महीने में आप देखते हो गर्भ धारण करने के 7वें महीने में क्या धर के ले जाते थे? सधौरी। इसको पूछता है एग्जाम में, सधौरी क्या होता है? कि मायके पक्ष के द्वारा, जैसे मान लो मेरा शादी होता है, ठीक है, नहीं हुआ, मैं थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ ना, नहीं हुआ है भाई, थोड़ा माहौल तो लेना पड़ता है। मान लो मेरा शादी होता है, तो मेरी वाइफ है, तो गर्भ धारण के 7वें महीने में उसके मैके वाले लोग क्या धर के लाएंगे उसके लिए? सधौरी। ये सधौरी क्या है? उसके लिए कपड़ा वपड़ा मस्त नया वया खाने पीने का चीज धर के लाते हैं, मोर बेटी खाई ले बोझ करके, इसी को क्या बोला जाता है? सधौरी कहा जाता है। जो गर्भ धारण करने थे कितने माह में लाया जाता है? 7 माह। कौन से पक्ष के द्वारा? मायके पक्ष के द्वारा। समझ में आ गए? आज देखते हो इसी का रूप ले लिया है क्या? बेबी शॉवर। ऐसे लगता है नहाने वहाने का है। मतलब आप देखते हो तेजी से, आप देखते हो कि हम दूसरे की संस्कृति तो कैसे अपना रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आज के डेट में आप देखते हो, हमारे देखोगे हमारे पहले वाले जनरेशन में आप देखते हो, जैसे गंगा जल बत्ते थे, फूल बत्ते थे, और क्या बत्ते थे? जमारा। जैसे आज भी मैं गांव जाता हूँ तो अधिकतर क्या होता था, हम बचपने में जमारा बदे थे, तो सीताराम जमारा, तो फूल वूल बत्ते थे ना, गंगा जल। और देखते होगे कि फूल काका वका, फूल पापा, ऐसे सब बोलते हैं, मतलब पारिवारिक संबंध एक जुड़ जाता है, भले उसका जाति कोई भी रहे। लेकिन आज के डेट में आप देखते हो इसी का रूप ले लिया है फ्रेंडशिप डे। तुम्हें बैंड नहीं बांधा, तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब आप देखते हो जहां पर भी आप देख लोगे वेस्टर्न कल्चर आएगा, बाजारीकरण शुरू होता है। मतलब आपकी रिश्तों तो बाजार से जोड़कर देखा जाता है। रक्षाबंधन तो ही देख लो, अपनी बहन तो आप क्या गिफ्ट देंगे? अगर अच्छा गिफ्ट देंगे तो आपकी वो अच्छी वाली बहन है, अच्छे वाले भाई हो। मतलब आप देखते हो कि आप पीएससी मेंस में निबंध भी आया था इसी के ऊपर, कि आप देखते हो ये संस्कृति है, आप देखते हो जिसको कहा जाता है बाजारीकरण। जैसे आप देखते हो कि इसमें केवल और केवल आपके हर एक त्योहार में सामान बेचा जाएगा। जैसे आप कार का भी एडवर्टाइजमेंट देखो, पहले के डेट में आप देखते हो एक ऐसा परिवार जो साथ में रहता था, जैसे उसको ज्वाइंट फैमिली, आप देखते हो कि उसे खुश परिवार माना जाता था। आज के डेट में जिस परिवार के पास कार है वो क्या है? खुशी परिवार है। एडवर्टाइजमेंट ही वैसे ही आता है कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आपका परिवार आपके साथ खुश नहीं रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज है। तो आज के डेट में आप देखते हो पीएससी मेंस में निबंध भी आया था। चलो देखते हैं आगे, इसी में हम लोग आगे। हमारी भारतीय संस्कृति आप देखते हो बोलता है कि ज्यादा अपन तो कर्जा वर्जा नहीं लेना है, ईमानदारी के साथ जीवन जीना है, उतना ही पैर फैलाओ जितना बड़ा चादर है। मतलब जितना सक्षमता है उतना ही आप खर्च करो। लेकिन विदेशी संस्कृति बोलता है कि अगर चादर छोटा पड़ जाए तो पैर को बहरी निकाल लो। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या ले लो? किस्त ले लो। समझ आ रहा है? लोन ले लो। कर्जदार बनाने की संस्कृति है विदेशी संस्कृति। तो आप देखते हो आपकी कौन सी जनजाति पढ़ते हैं? हलवा जनजाति। आते हैं टॉपिक पे, हलवा जनजाति के बारे में। याद रखना हलवा जनजाति की उत्पत्ति कैसी होती है। याद रखना हलवा जनजाति के लोग बोलते हैं, खैर ये दोनों नहीं बोलते हैं, उसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हलवा जनजाति के लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब रुक्मणी का हरण किया, पता है ये कहानी? हाँ, तो चल सुनो। तो देखो रुक्मणी का जब हरण किया, तो आज के डेट में आप देखते हो जब सबसे पहले मान लो कोई भाई है, मान लो कोई लव मैरिज करना चाहता, सबसे पहले खिलाफ तो जो लड़की का भाई है वो होता है। सेम होता है कि रुक्मणी का जो भाई है ये खिलाफ हो जाता है कृष्ण जी के और आक्रमण कर देता है। ये जनजाति लोग बोलते हैं ना, उनकी कहानी अलग है, धार्मिक कहानी। तो हलवा जनजाति के लोग बोलते हैं कि जब रुक्मणी का हरण किया कृष्ण भगवान ने, तो रुक्मणी के भाइयों ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, अपनी सेना लेकर। और कृष्ण के साथ उसका भाई भी था, आप देखते हो बलराम, और वो क्या धरता था? हल।
अब होता है कि कृष्ण थे भाई, बलराम ने, आप देखते हो कि अधिकतर, बलराम तो है क्या, हाँ, वो क्या करता है कि अधिकतर सैनिकों को अपने हल से, मूसल से इतना पड़ पीटता है कि अब उसके सैनिक जो हैं ये प्रभावित हो जाते हैं अपने बलराम से, और उसके हल और मूसल तो बेमोला करके धर लेते हैं। और याद रखना, इन लोग हल और मूसल तो धर कर किसानी करने के लिए चले गए। किसको धरकर? हल और मूसल जी। मूसल तो बहाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहाना। तो याद रखना किसको धर लिया? बलराम थे हल और मूसल। मूसल तो क्या बोलते हैं? बहाना। और इन लोग किसानी करने चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? चावल। और देखो चावल जो है हल से क्या किए? जोते, और क्या उगाए? चावल। चावल आया, इसको मूसल से कूटे, कूटो कूटो कूटो। इसके बाद इसी चावल से बना हुआ इन लोग चिवड़ा पोहा बनाए। क्या बनाए? चिवड़ा पोहा बनाए। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चिवड़ा पोहा बनाने वाली जनजाति कौन सी है? हलबा जनजाति। समझ आ गया? याद रहना, इन्हें हलबा इस कारण कहा गया, हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया। आप देखते हो हलबा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, हल वाहक होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? हलबा कहा गया। हल प्लस बा, हल, बा बहाना, बहाना बोले तो मूसल। समझ आया? तो हलबा जनजाति का नाम हलबा क्यों है? हल वाहक होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? हलबा कहा गया। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका कृषि। अब आप देखते हो इसी में और आगे हलबा जनजाति का, हलबा जनजाति का अगर आप निवास क्षेत्र देखते हो तो इन लोग बालोद जिला, कांकेर, कोंडागांव ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं। तुम लोग कौन सा जिला वाला है जीतू? बालोद। तुम? ये देखो, समझ आ गया कौन सा गांव का है तू? हाँ, खैरवाही। और तुम? हाँ, दिल्ली में कौन सा गांव है? प्रॉपर दिल्ली के ही हो? तो हाँ, तो देखो याद रखना दिल्ली भी बालोद जिला में है। तो बालोद, कांकेर, कोंडागांव जंगल तो है लेकिन एकदम ज्यादा जंगल है क्या इन इलाकों में? नहीं। तो याद रखना इसी कारण ये जो जनजाति है जब किसानी करेगी तो इधर से जनजाति के लिए किसानी करने के लिए पहाड़ आया, पर इधर के लिए आया क्या? ज्यादा नहीं। तो इनका जो किसानी का जो स्तर है ये अच्छा लेवल का है। क्यों? क्योंकि सभ्य समाज के संपर्क में भी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी किसानी करेंगे, उपजाऊ जमीन है। तो याद रखना मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? कृषि है। और याद रखना इनके कृषि का उन्नत होने का कारण क्या है? पहला, ये एकदम ज्यादा जंगली इलाकों में नहीं रहते, कहां पर रहते हैं? मैदानी इलाका। दूसरा, सभ्य समाज के संपर्क में रहते हैं, इस कारण इनको देखकर भी किसानी सीखे हैं। और तीसरा याद रखना इन्हीं में कि ये जो जनजाति जो है आप देखते हो इनका कृषि जो है बाकी जनजातियों की अपेक्षा अच्छा है, यानी पैसा भी ज्यादा है। समझ आ गया? पैसे की लगा दूं ढेरी वाला। तो याद रखना सारी जनजातियों में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी मानी जाती है? हलबा जनजाति। समझ आ गया? इन लोग के पास बहुत पैसा है। तो याद रखना सारी जनजातियों में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी मानी जाती है? हलबा जनजाति। याद रखना जनगणना 10 साल में होता है, ये 2011 में हुआ। अब कब होना था? 2021। कोरोना काल था, हो ही नहीं पाया। अभी आ गया 2024, देख रहे हो 3 साल। कोरोना काल में इतना खतरनाक टाइप जनसंख्या बढ़ा होगा, सब घरीच में थे, तो इसी कारण तो समय लग रहा है। तो याद रखना भाई आपका कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो याद रखना सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है हलबा जनजाति का। जनजातियों में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सा जनजाति? हलबा। इसी कारण आप देखते हो अभी तक मैं जितना कोचिंग पढ़ाता हूँ उसमें सबसे ज्यादा हलबा लोग देख रहते हैं और गोंड लोग। और उसमें भी देखते हो आप कभी भी देखना कि आपने सबसे ज्यादा नौकरियों में पाओगे हलबा लोग को। मैं तो बालोद जिला का हूँ, मेरे जिले में तो ऐसे है जैसे आप डौंडी लोहारा साइड जाओगे तो अधिकतर मेरे को पढ़ा ही गुरुजी लोग हलबा लोग हैं। अधिकतर नायक सरनेम लिखते थे कई लोग, और क्या सरनेम लिखते हैं इन लोग? नायक हो गया, कोर्राम और राम भी लिखते हैं ना, तो हलबा जनजाति। और क्या सरनेम रहता है इनका? तो कई बार ऐसे भी पूछ देता है, हाँ कश्यप भी लिखते हैं, ठीक है। तो हलबा जनजाति के लोगों में आप देखना, जैसे इससे पहले पीएससी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? पिस्दा सर, पिस्दा थे ना इससे पहले, सोनवानी से पहले, वो भी हलबा जनजाति के लोग हैं। तो हलबा जनजाति में आप देखते हो सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है, और नौकरियों में भी आप काफी देखोगे, उनके परिवार में भी देखोगे अधिकतर लोग पीएससी सिलेक्टेड। तो हलबा जनजातियों में आप देखते हो सबसे अच्छा लिटरेसी रेट कौन से जनगणना के अनुसार? 2011। और आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? हलबा जनजाति। याद रखना हलबा जनजाति के लोग हलबी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली?
हल्बी बोली बोलते हैं। इन लोग को नहीं आता होगा, पुराने लोग को आता है। तो हलबा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? हल्बी। जैसे आप देख रहे हैं, ये लोग कांकेर कोंडागांव बालोद क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और इधर बस्तर में अन्य जनजातियां हैं। अब सभ्य समाज के लोगों को बस्तर के लोगों से संपर्क करना है, तो इन लोग दोनों के बीच में है, तो दोनों साइड का भाषा किसको आता होगा? हलबा। तो याद रखना, हलबा लोग हल्बी बोली बोलते हैं, और हल्बी बोली तो बस्तर की संपर्क भाषा कहा जाता है। तो बस्तर की संपर्क भाषा किसको बोलते हैं? हल्बी। तो हलबा लोग के बारे में क्या क्या देखे? निवास क्षेत्र कांकेर, कोंडागांव, बालोद। समझ आ गया? इसके बाद अगला याद रखना कि इनका नाम हलबा क्यों पड़ा है? हल वाहक होने के कारण हलबा। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। याद रखना कि हलबा जनजाति के लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अच्छा लिटरेसी रेट कौन सी जनजाति का है? हलबा जनजाति। इन लोग क्या बनाते हैं? चिवड़ा पोहा। इन लोग को घर में जाओगे क्या खाओगे? चिवड़ा पोहा खाओगे। समझ में आ गया? अगला याद रखना, इन लोग बोली बोलते हैं हल्बी, जो बस्तर की संपर्क भाषा है, या बस्तर की सरकारी भाषा कहा जाता है किसको? हल्बी बोली। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर में बोली जाने वाली बोली है हल्बी बोली। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? हल्बी बोली। अगला इसी में देखते हैं और आगे, ये कंप्लीट होने को आ गया है हलबा जनजाति। देखते हैं, याद रखना, जैसे मान लो इन्हीं लोग के घर में गए, या यही है, मान लो इसको मस्त लड़की वड़की देखने के लिए आए, मस्त लड़के लोग आए हैं, मस्त एकदम ट्रेम पानी वानी धर के निकली, एकदम चाय वाय धर के सामने में, और क्या चिवड़ा पोहा भी धर के। इसके बाद मस्त इन्होंने देखा लड़के को, लड़के ने इन्होंने देखा, ठीक है, फिर भी दो आंखों से कितना देख सकते हैं? जितना देख सकते हैं उतना देखे। उसके बाद इसको वो पसंद आ गई, उसको ये पसंद आ गई, फिर ये मस्त उसको बोली लड़के को, ले जा मेरे को। तो याद रखना, हलवा जनजाति के लोग कौन सा गीत गाते हैं आपके? लेंजा गीत गाते हैं। ले जा लेंजा गीत। तो हलवा जनजाति के लोग कौन सा गीत गाते हैं आपके? लेंजा गीत। बस्तर की संपर्क भाषा कौन सी है? हल्बी भाषा। नोट करो, हलवा जनजाति। एकदम बोर कर देते हो सर, ऐसे बोल रही होगी। हलवा जनजाति, हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया। हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया। हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया। निवास क्षेत्र बालोद, कांकेर, कोंडागांव। बालोद, कांकेर, कोंडागांव। बालोद, कांकेर, कोंडागांव। बालोद, कांकेर, कोंडागांव। अगला, बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी भाषा। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी भाषा। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी भाषा छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। बस्तर की संपर्क भाषा है, या इसी को बस्तर की सरकारी बोली भी बोलते हैं। बस्तर की सरकारी बोली, हल्बी बोली को बस्तर की सरकारी बोली। मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य। मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य। मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य। मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य। इन लोग के घर में क्या बनता है? चिवड़ा पोहा। चिवड़ा पोहा। इन लोग के घर में क्या बनता है? चिवड़ा पोहा। चिवड़ा पोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है जनजातियों में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जनजातियों में किसका है? हलबा जनजाति। आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति है, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हलबा जनजाति। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हलबा। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हलबा। एक चीज और सुनो, जैसे मान के चलो, क्या नाम है जी तुम्हारा? ओए कौशल। पूरा नाम? भुआर्य। भुआर्य सरनेम भी लिखते हैं, ठीक है, ठाकुर भी लिखते हैं,
ठीक है, तो चलो देखते हैं इसी में एक लास्ट फैक्ट। जैसे आप देखते हो, क्या नाम बताया, सतीश कौशल, हाँ। जैसे याद रखना, हलबा जनजाति के जो लोग हैं, इनमें आप देखना बाकी जनजातियों की अपेक्षा इनका रहन सहन काफी अच्छा है। जैसे आप बाकी जनजातियों की अपेक्षा देखोगे तो याद रखना कि हलबा जनजाति के लोग, बाकी जनजातियों में शराब सेवन आम बात है, लेकिन हलबा जनजाति के लोग मांस मदिरा का त्याग कर चुके हैं और धीरे धीरे करके कबीर पंथ को अपना रहे हैं। तो इसको पूछा जाता है, कौन सी जनजाति के लोग मांस मदिरा तो त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं? हलबा जनजाति। कौशल बोल रहा है, वाह मेरे 90 रुपए वाले लेते हो सर। भाई पढ़ना है, चल। मांस मदिरा का त्याग करके कबीर पंथ को अपना रहे हैं। मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं। मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं। सही है कि नहीं कौशल? हाँ, मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं। समझ आ गया? तो इस तरह तू जमहा मत, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट है ये हलबा जनजाति वगैरह। तो कल हम लोग आएंगे, पूरा पढ़ के आओ, वो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अबूझ मारिया जनजाति 100 शब्द, अबूझ मारिया जनजाति 100 शब्द, हलबा जनजाति 60 शब्द, हलबा जनजाति 60 शब्द, पहाड़ी कोरवा जनजाति 60 शब्द, कमार जनजाति 60 शब्द। पहाड़ी कोरवा 60 शब्द और कमार जन